We are so back. Thank you so much for tuning into my channel. I am not at all sorry for this short stint जो मैंने ब्रेक लिया है अपने चैनल पे, बट इट फील्स वेरी गुड टू बी बैक. ठीक है. ऑर्थोपेडिक्स एज योर ड्रीम ब्रांच. ठीक है, दिस इज द टॉपिक जो आज हम बात कर रहे हैं. नीट पीजी के आसपास आते आते आप सोचने लगते हो कि मुझे कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए. और एक इंडियन डॉक्टर, स्पेसिफिकली एक इंडियन डॉक्टर, 3 से 4 बेसिस पे ही अपना डिसीजन बनाता है. और यू विल बी सरप्राइज्ड कि जितना भी हमने अभी तक डेटा नोटिस किया है कि कहीं पर भी ना कि इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर डॉक्टर्स नहीं सोचते बिफोर टेकिंग द ब्रांच. ज़्यादातर 3 से 4 पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट होती है. सबसे पहली है जो है टॉक्सिसिटी. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कोई चिल ब्रांच लोगे जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा आपको मिल सकता है, फॉर एग्जाम्पल पैरा क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस, सो इट विल बी अ शॉकर फॉर यू, क्योंकि टॉक्सिसिटी एग्जिस्ट इन ऑल डिपार्टमेंट्स. अगर वर्कलोड कम है आपके डिपार्टमेंट में तो आपको इंट्रा डिपार्टमेंटल टॉक्सिसिटी ज़्यादा झेलनी पड़ेगी. ठीक है कि आप एक हायरार्किकल सिस्टम में फेंक दिए जाओगे जिसमें यू आर द जूनियर मोस्ट वन. ठीक है, सो डेफिनेटली आपको जो आपके हायर अप्स है वो आपके साथ किसी ना किसी तरीके से टॉक्सिसिटी करेंगे जो आप अभी रियलाइज भी नहीं कर सकते हो. वो जब तक आप डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा, बट पर्सनल रिमार्क्स, आपके वर्क एथिक्स, आपका ये वो जो भी सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों के ऊपर भी बातें होगी. अगर आप कोर सर्जिकल या कोर मेडिकल ब्रांचेस, क्लिनिकल ब्रांचेस जो आप लोगे, फॉर एग्जांपल हमारा जैसे ऑर्थोपेडिक्स हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, जनरल मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन. ठीक है, ऑल these branches, the toxicity will be related to your workload plus the intra departmental toxicity जो होती है. तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं अगर रेडियो ले लूंगी या मैं डर्मा ले लूंगी या ले लूंगा या मैं कुछ भी ले लूंगा, ठीक है, तो मुझे टॉक्सिसिटी नहीं झेलनी पड़ेगी अगर मैं एनाटॉमी फिजियो बायोकेम लूंगा. तो मैंने हर रेजिडेंट, ऑनलाइन भी पूछता रहता हूँ, मैं अपने फॉलोअर्स से पूछता रहता हूँ क्या चल रहा है, कैसा सीन चल रहा है. हर जगह बुरा सीन चल रहा है. ठीक है, तो अगर टॉक्सिसिटी को तो तुम छोड़ ही दो भाई, तुम्हारे 3 साल बहुत ही शिट होने वाले हैं, तुम्हें हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ही अप डाउन लेफ्ट राइट सेंटर होने वाली है. तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ठीक है, एज अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर एमएस ऑर्थोपेडिक्स इज अ वेरी गुड ब्रांच. ठीक है, क्योंकि आप 3 साल, इट इज नॉट ए डेंट ब्रांच, 3 साल आप करोगे एमएस या डीएनबी जो भी करोगे, उसके बाद आप सुपर स्पेशलाइज आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद बोलोगे यार कि मेरा करने का मन है, मेरे को आर्थोस्कोपी में जाना है, मुझे आर्थोप्लास्टी में जाना है, मुझे हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट करनी है. ये सारी आप चीज़ें आप डेफिनेटली करोगे. अगर आप नहीं भी करना चाहते आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो. प्रैक्टिस थोड़ा टफ होगा स्टार्टिंग में कि आपका नाम नहीं होगा, आपको बहुत स्किल बढ़ानी पड़ेगी, अपस्किल करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स और टेक्निक सीखनी पड़ेगी. आप एक छोटे से एरिया से शुरू कर सकते हो, फिर आप लाइक डिपेंडिंग ऑन आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 किसी भी सिटी में हो, आप उस हिसाब से जहाँ पर जिस भी रेडियस को आप अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उस हिसाब से आप अपनी ओटी स्टाफ रख सकते हो. एंड आप ऑपरेशन थिएटर के लिए लाइक सामान एंड इक्विपमेंट भी रख सकते हो, एंड ओटीज भी बना सकते हो, एंड आप इन पेशेंट कॉम्प्लेक्स भी खोल सकते हो. लोन्स भी मिलते हैं, सब कुछ अच्छा है. जो नेपोटिज्म वाले डॉक्टर्स हैं जिनके फैमिली में ऑलरेडी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स पहले से हैं, या कोई और लाइक सर्जरी का सेटअप है, एक नर्सिंग सेंटर है या हॉस्पिटल है, उनके लिए ऑर्थोपेडिक्स एक ब्रिलियंट ब्रांच है. आपको सोचना भी नहीं चाहिए ऑर्थोपेडिक्स ना लेने से पहले, क्योंकि आपके पास जो स्टार्टिंग की फाइट होती है ना एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए, उसको अपना नाम बनाना है, उसके पास जगह होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए और बाकी सारी चीज़ें, अगर उसको हॉस्पिटल में जॉब भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों में आपको एक बेनिफिट मिलेगा जो आपको स्टार्टिंग ऑफ योर करियर में एक एज देगा विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑर्थोपेडिक सर्जन. कोई ऐसी बातें करना नहीं चाहता, मैं सीधा बता देता हूँ कि भाई जो पोकर है, जिंदगी पोकर की तरह, जो कार्ड्स आपको मिले उनके साथ ही आपको खेलना चाहिए हैंड. अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे को फोल्ड करना है तो फोल्ड करना है, मेरे केस में मेरे को ऑर्थोपेडिक्स वाले पॉट पे रेस करना था. अगर तुम समझ गए पोकर तो तुम समझ गए भाई मेरी बात. ठीक है, सेटिस्फैक्शन. ठीक है, अब सेटिस्फैक्शन 2 तरीके की होती है, एक होती है एकेडमिक सेटिस्फैक्शन और एक होती है जॉब सेटिस्फैक्शन. ठीक है, अगर आपका सीन ऐसा है कि मुझे हर ऑर्गन के बारे में ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए, बाद में मैं स्पेशलाइज करना चाहता हूँ बट पहले मुझे एक ब्रॉड नॉलेज चाहिए, तो ऑर्थोपेडिक्स आपके लिए सही ब्रांच नहीं है. क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स बहुत ही एक टनल विजन है
जिसमें टनल बहुत लंबा है, मतलब आप हड्डियों के बारे में ही पढ़ोगे, आपके डायग्नोसिस ये होंगे रोज के, शाफ्ट ऑफ रेडियस फ्रैक्चर, लेफ्ट फोर आर्म बोथ बोन फ्रैक्चर, ह्यूमरस का फ्रैक्चर, ह्यूमरस का कौन सा, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस, उसके लिए तुम फाइलोस्प्लिटिंग करोगे, तुम्हारा ये फिबुला का फ्रैक्चर, टिबिया का फ्रैक्चर, एंकल में फ्रैक्चर्स, लिस फ्रैंक इंजरी, एमसीएल टेयर, एसीएल टेयर, पीसीएल टेयर, कुछ भी टेयर, कहीं कुछ कुछ टूट रहा है बस, ठीक है, शोल्डर में डिसलोकेट हो रहा है, ठीक है मतलब ये सब कुछ ही चलता रहेगा तुम्हारा पूरा दिन। तुम्हारा कोई विम्स ट्यूमर नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में कोई वो क्या क्या गंदी गंदी तो खुद सुबह कार्डियोमायोपैथी ऐसी चूतिया चीजें नहीं चूतिया नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बट तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें सोचना है इन चीजों के बारे में तो प्लीज ऑर्थोपेडिक्स मत लेना। अगर नहीं सोचना, टनल विजन रखनी है और एक बहुत ही डीप टनल विजन रखनी है, तो ऑर्थोपेडिक्स अच्छी ब्रांच है। बट जिन लोगों के अंदर एकेडमिक कीड़ा होता है ना, वो रेडियो मेडिसिन ही प्रेफर करना, ठीक है। अगर आपको लाइक मेरे लिए देर आर ओनली 50 डिजीजेस, बट इन 50 डिजीजेस के अंदर बहुत कुछ है। मतलब अगर आप CTEV को ऐसे डिजीज देखोगे, ठीक है, जो क्लबफुट होता है हमारा, तो उसके ऊपर किताबें लिखी हुई है, TB के ऊपर किताबें लिखी हुई है, आपको बहुत ही डिटेल में आनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी जो डिजीजेस है कि रेडियस के फ्रैक्चर भी ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट, हर तरीके में, हर एरिया में डिफरेंट रेडियस का फ्रैक्चर, डिफरेंट पैथोलॉजी है और उसका डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, उसका डिफरेंट मैनेजमेंट है, बी इट कंजर्वेटिव और सर्जिकल। तो फिर आपको भाई पढ़ना तो पड़ेगा इसमें भी। जो सेटिस्फैक्शन ऑर्थोपेडिक्स के अंदर बहुत ही तगड़ी है, वो है आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन। क्योंकि आपके पास पेशेंट आता है ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा टूटा हुआ पेशेंट आता है, और पेशेंट की चीफ कंप्लेंट होती है पेन 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 पेन, जो एक बहुत ही नेगेटिव इमोशन होता है एक बंदे का। तो जब आप IV एनाल्जेसिक्स दे रहे हो, या आप लाइक इनिशियल ट्रीटमेंट शुरू करते हो और उसके बाद आप सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हो, तो आप एक तरह से पेशेंट का पेन को भी ठीक कर रहे हो, और आप उसके फ्रैक्चर, जो उसकी जो पैथोलॉजी विच इज कॉजिंग दैट पेन एंड सफरिंग टू दैट पेशेंट, वो भी ठीक कर रहे हो। तो इट इज सो ब्यूटिफुल। जो मुझे लगता है कि सिर्फ आई थिंक OB-GYN में मिलता है कि बेबी पैदा होता है तो फिर आपको जो एक अंदर सेटिस्फैक्शन होती है देख के, या पीडियाट्रिक्स में होती है, वो ऑर्थोपेडिक्स में बहुत क्रेजी लेवल की है, बहुत क्रेजी लेवल की है। पेशेंट आते हैं, घुटने बिल्कुल बिल्कुल ही फक्ट घुटने भाई, मतलब भाई क्रेपिटिस आ रहा है, पूरा जॉइंट में पूरा स्वेलिंग हो गई है, ऑस्टोआर्थराइटिस ग्रेड 3 ग्रेड 4। तुमने उनका TKR करा, 2 दिन बाद पेशेंट चल रहा है, और 1 हफ्ते बाद पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, और पेशेंट बोल रहा है वाओ, हम बोल रहे हैं वाओ, इम्प्लांट कंपनी बोल रही है वाओ, ठीक है। तो इट्स तो बहुत सेटिस्फैक्शन है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ठीक है, तो मनी के एस्पेक्ट से ऑर्थोपेडिक्स एक बहुत अच्छी फील्ड है। लोगों को बोलने दो सैचुरेशन है, ये नहीं है, इसकी डिमांड नहीं, स्टेटिस्टिक्स दिखाने दो। हड्डी रोज टूटनी है, पहले भी टूटी थी, आज भी टूटती है, कल भी टूटेगी, बाद में भी टूटेगी। कोई AI एक रोबोट के अंदर आ भी जाए और मशीन लर्निंग कर भी ले, मैं अपने कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा हूँ, ये सोचने की बात है, वो सही तरीके से ट्रैक्शन, काउंटर ट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा। सर्जरी की कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को बेसिकली 20 to 30 years के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा होगा। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज, मेरे साथ है स्कोपी सर्जरीज जो है, स्पाइन की सर्जरीज है, वो बाद में थोड़ा AI प्लस मशीन लर्निंग अगर आप लगाओगे तो वो सर्जरीज कर सकते हो आप, या आप बेटर इक्विपमेंट बना सकते हो। बट फाइनेंशियल एस्पेक्ट हमेशा आपका अच्छा रहेगा, आप कभी भी भूखे नहीं सोओगे, ठीक है। आपकी इनिशियल प्रैक्टिस में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट अगर आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो, बट यार स्काई इज द लिमिट। एक बार आपने स्किल सीख ली, मेंटोरशिप की आपको इस फील्ड में बहुत ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर जो नेपोटिज्म वाले डॉक्टर्स होते हैं उनको थोड़ा फ़ायदा आ जाता है, बट यार आप नेटवर्क तो वैसे ही बिल्ड कर लोगे। 10 साल 20 साल के बाद तो आपकी स्किल कैसी है, आपकी काउंसलिंग कैसी है पेशेंट की, आपकी सेल्स कैसी है, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ इलेक्टिव प्रोसीजर्स ऑल्सो इन ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। कि बहुत पेशेंट्स ऐसी पहले दिन ही आपको ये नहीं बोलेंगे कि मैं नी रिप्लेसमेंट कराऊंगा। आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए उनको मनाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, ये भी एक आर्ट है, ठीक है। तो आप अभी सोचोगे कि यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि नी रिप्लेसमेंट के लिए मनाना पड़ेगा। आप समझोगे जब आप इस फील्ड में होगे कि जिसमें इलेक्टिव प्रोसीजर्स भी बहुत होते हैं, पेशेंट्स नहीं रेडी होते, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये वाली स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ऑर्थोपेडिक्स के अंदर एक थोड़ा सा मेरे को इशू लगा है, बट कुछ डॉक्टर्स को ये फायदा लगता है कि इसमें आपका फार्मा कंपनी और इम्प्लांट कंपनी के साथ बहुत सीन ऑन होता है,
तो एक फार्मा कंपनी, जैसे आपने XYZ फार्मा पकड़ ली और एक आपने इम्प्लांट कंपनी पकड़ ली, तो आप मैं इनका ही इम्प्लांट लगाऊंगा, मैं इनकी ही एनाल्जेसिक्स या इनकी ही एंटासिड्स दूंगा, या इसका ही कैल्शियम में विटामिन डी दूंगा, इसकी फॉर्मुलेशन इसी कंपनी की दूंगा, इसी कंपनी का स्ट्राइकर का ही लगाऊंगा, या मैं इसका ही लगाऊंगा, मेरिल का ही लगाऊंगा इम्प्लांट। तो आपको वो इंसेंटिव्स मिलते हैं। एंड 10 में से 5 डॉक्टर्स बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनको ये इंसेंटिव्स अच्छे खासे मिलते रहते हैं एंड उनका एक के साथ सीन ऑन होता है। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो। थोड़ा सा अनएथिकल एथिकल है, बट यार सब कर रहे होते हैं तो फिर आप भी सोचते हो कि यार हम भी कर ही लेते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे टाइप के डॉक्टर हो। मुझे तो एकेडमिक्स में जानना है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू टू डिसाइड. Orthopedics is a very good field, but you don't take it because I'll be your competition. Thank you so much.